जय हिंद मेरे प्यारे सिपाहियों। मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल करियर क्लासेस में पुनः आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। अपनी सफलता की राह में आप लोग लगातार परिश्रम कर रहे होंगे और उसी में दोस्तों एक और कड़ी आगे बढ़ाने के लिए, आपको एक और पायदान ऊपर बढ़ाने के लिए आपको हम फिर से आपके साथ जुड़ चुके हैं दोस्तों। और आइए दोस्तों, आज की जो हमारी टॉपिक है वह देख लेते हैं। आज की टॉपिक क्या क्या है दोस्तों? तो आज की टॉपिक ऐसी है दोस्तों, जहां से 1 या 2 नंबर तो पक्के होते हैं, गारंटी के साथ यहां से होंगे। एक है आपका जीएसटी और दूसरी टॉपिक आपकी है मानवाधिकार। तो दोस्तों टॉपिक लिया गया है, टॉपिक लेने के बाद हमने क्या किया है, उस पर प्रश्न दिए हैं। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों, तो ये करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं इसमें, थोड़ा सा इसको जूम इन कर दिया जाए, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। पेन ले लिया जाए बढ़िया सा सुंदर सा आपके लिए, ताकि आपको विजिबल हो। ऐसा पेन लिया जाए। विजिबल कौन सा होगा दोस्तों? तो ये जो कलर है इस पर ब्लैक मजा देगा, ब्लैक बहुत ही मजा देगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, सफलता के रास्ते में यदि कठिनाइयां आती हैं, सफलता के रास्ते में यदि कठिनाइयां आती हैं तो वह हमारे लिए उत्प्रेरक का काम करती हैं। क्यों दोस्तों? यदि हम छलांग लगाते हैं दोस्तों, यदि कहीं जाते हैं नंगे पांव हैं और धूप है तो जल्दी जल्दी जाएंगे, कहीं रुकने का मन नहीं करेगा। लेकिन कहीं छांव है दोस्तों तो आराम से जाएंगे, एकदम आराम से धीरे धीरे जाएंगे। कहीं बीच में नींद आ गई, जैसे कछुए वाली चाल हो गई, खरगोश वाली चाल हो गई, तो दोस्तों यही हाल होता है। तो आइए हम लोग समय जाया ना करते हुए कहानी को तो बाद में भी सुन लेंगे। आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो जीएसटी क्या है दोस्तों? यहाँ से दोस्तों आपके लिए नंबर पक्के होते हैं, नंबर गारंटी के साथ आएंगे यहाँ से। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा और छोटा करते, क्या थोड़ा सा, बहुत हल्का सा, बस इतना सा बहुत है। चलिए अब यहाँ से तो हम दिख रहे होंगे, आपको हम भी दिख रहे होंगे, प्रश्न भी दिख रहा होगा। चलिए तो दोस्तों जीएसटी, जो ये जीएसटी है दोस्तों, जीएसटी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? इसका फुल फॉर्म पहले पूछ लेता है, पिछले पेपर में पूछा भी है। क्या पूछा था दोस्तों? तो इसी को अंग्रेजी में कहें तो गुड्स एंड, अच्छा इसमें दिया हुआ है तो लिखेंगे, ये देखिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये तो अंग्रेजी में हो गया, लेकिन पूछा क्या था आप लोगों से? आप लोगों से पूछा हिंदी में था दोस्तों कि जीएसटी किसे कहते हैं, जीएसटी क्या है? तो जीएसटी दोस्तों आपके सामने वस्तु एवं सेवा कर, हिंदी इसकी क्या है? वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, और ये दोस्तों लागू कब किया गया था? तो लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। इसीलिए 1 जुलाई 2017 को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है दोस्तों? तो जीएसटी दिवस। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई से मनाया जाना शुरू हुआ है दोस्तों। 2017 से जीएसटी लागू हुआ है, इसीलिए मनाया गया है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों जीएसटी का मॉडल, अगर हम कहें जीएसटी का मॉडल किस देश से लिया गया है, तो जीएसटी का मॉडल दोस्तों कनाडा से लिया गया है। कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। जीएसटी का मॉडल कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। फिर उसके बाद हम देखें जीएसटी लागू करने वाला प्रथम देश कौन सा है? सर्वप्रथम जीएसटी लागू करने वाला देश कौन सा है दोस्तों? फ्रांस। 1954 में लागू कर दिया था इसने। किस सन में चालू किया था दोस्तों, लागू किया था? तो 1954 में फ्रांस सर्वप्रथम वह देश बना है जिसने जीएसटी लागू किया था। कौन था दोस्तों? तो फ्रांस। कौन है? फ्रांस। चलिए ठीक है, कनाडा से मॉडल लिया गया, फ्रांस से लागू हुआ। कनाडा से मॉडल लिया गया, फ्रांस में पहली बार लागू किया गया जीएसटी लागू करने वाला विधेयक। जीएसटी लागू करने वाला जो विधेयक था दोस्तों, वह कौन सा विधेयक था? अगर कहें कि जीएसटी लागू करने वाला विधेयक कौन सा है दोस्तों, तो 122वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था, 122वां संविधान संशोधन अधिनियम। जब अधिनियम पूछे तो 122वां होगा, जब अधिनियम पूछे तो 122वां होगा दोस्तों। इसी में कंफ्यूज होते हैं आप कि अधिनियम कौन सा था और संशोधन कौन सा था। संविधान संशोधन कौन सा था दोस्तों? तो संविधान संशोधन 101वां, 101 आपका संविधान संशोधन था। और अधिनियम कौन सा था? तो 122वां, 122।
ठीक है, दोनों में अंतर समझ जाइए, दोनों में अगर अंतर समझ, संविधान संशोधन लिखा गया है, ये शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा गया है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है संविधान संशोधन। ये देखिए संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक, क्या है दोस्तों, विधेयक नहीं है, विधेयक है, ठीक है। ये रहा आपका 122वां। उसके बाद संविधान संशोधन क्या है दोस्तों, संविधान संशोधन कौन सा है, तो संविधान संशोधन 101वां, ये देखिए जीएसटी संविधान में किस संशोधन के तहत रखा गया, तो 101वां संविधान संशोधन के तहत रखा गया। किस अनुच्छेद में रखा गया, तो 279 आर्टिकल में, 9A आर्टिकल में रखा गया, 9A आर्टिकल में रखा गया दोस्तों। तो संविधान के किस आर्टिकल में रखा गया है, तो 279A आर्टिकल में इसको रखा गया है, किसको, तो जीएसटी को। संविधान संशोधन कौन सा है, तो 101वां। विधेयक कौन सा है, 122वां। मॉडल कहां से लिया गया है, तो आपके कनाडा से। और पहला देश कौन सा था दोस्तों, फ्रांस। किस सन में, तो 1954 में, ठीक है। चलिए आगे चले, तो समिति कौन सी थी, किस समिति की सिफारिश पर जीएसटी लाया गया, किस समिति की सिफारिश पर जीएसटी को लाया गया, तो यह दोस्तों विजय केलकर समिति। कौन सी समिति है, तो विजय केलकर समिति की सिफारिश पर यह जीएसटी को भारत में लाया गया। चलिए, तो जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है दोस्तों, जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, जीएसटी लागू करने वाला पहला बिल कौन सा है दोस्तों, जीएसटी पारित करने वाला पहला बिल कौन सा है दोस्तों, जीएसटी बिल पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है, और जीएसटी लागू करने वाला पहला कौन सा राज्य है दोस्तों। दोनों जानते रहिए, दोनों में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। राज्य पहला जिसने लागू किया वह तेलंगाना है, राज्य जिसने लागू किया वह कौन सा है दोस्तों, तो तेलंगाना है। और बिल पारित करने वाला कौन सा है राज्य है दोस्तों, सर्वप्रथम जिसने बिल पारित किया, जीएसटी बिल पारित किया है दोस्तों, तो वह असम है, ठीक है। कौन सा राज्य है, तो असम है। लागू करने वाला तेलंगाना है और बिल पारित करने वाला असम है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गए। अब देखिए संविधान में कितने भाग, ये जीएसटी में कितने भाग होते हैं दोस्तों, जीएसटी में कितने भाग या कितने प्रकार की बात करें, तो जीएसटी में 4 प्रकार होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। 4 भागों में जीएसटी को विभाजित किया गया है। अब देख लें कौन कौन सा, तो पहला होता है एसजीएसटी, पहला कौन सा होता है, एसजीएसटी। दूसरा होता है सीजीएसटी, दूसरा क्या होता है, सीजीएसटी। उसके बाद क्या हो जाएगा, आईजीएसटी। कौन हो जाएगा दोस्तों, आईजीएसटी। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, तो उसके बाद हो जाएगा यूटीजीएसटी। ये हो गए 4 भाग या 4 प्रकार कहें इनको, तो ये हो गए। अब देखिए इनमें से कौन 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 होता है, तो ये देखिए स्टेट के लिए, राज्य में अगर जीएसटी की बात करें तो राज्य में आपका एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी लगता है, ठीक है, राज्य में। और सीजीएसटी का मतलब केंद्र में, सीजीएसटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, केंद्र में। सेंट्रल की बात जब की जाए, सेंट्रल की बात जब की जाए, लोकसभा की बात की जाए, तब जाके कौन पारित होता है दोस्तों, तो वह लागू होता है आपका सीजीएसटी। आईजीएसटी का क्या मतलब होता है दोस्तों, तो यस प्लस सी, यस प्लस सीजीएसटी। जब दोनों जीएसटियां एक साथ काम करें, दोनों जीएसटियां एक साथ काम करें, स्टेट हो या सेंट्रल हो, स्टेट हो या सेंट्रल हो, जब दोनों मिक्स होकर कार्य करते हैं, दोनों एक साथ कार्य करते हैं, तो उसे कहते हैं इंटीग्रेटेड। स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। कौन सा जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, जिसमें दोनों का दोनों, सेंट्रल और आपका स्टेट दोनों कार्य करते हैं जब। अब उसके बाद यूटी क्या हो गया दोस्तों, यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी। यूनियन टेरिटरी का क्या मतलब होता है दोस्तों, केंद्र शासित, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अलग से भाग बनाया गया है, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अलग से भाग बनाया गया है जीएसटी का, जिसे कहते हैं यूटी जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी, ठीक है। चलिए आगे चलें, तो जीएसटी की दर, जीएसटी की कितने दरें हैं दोस्तों, 5 दरें हैं। ये देखिए 50 बना दिया गया है इसे। जीएसटी की कितनी दरें हैं, तो दरें 5 दरें हैं।
जीएसटी की 5 दरें हैं। कितनी दरें हैं? 5 दरें हैं। एक 0%, दूसरा है 5%, तीसरा 12%, चौथा 18% और पांचवा 28%। तो ये है जीएसटी की दरें। ठीक है, जीएसटी की कितनी दरें हैं दोस्तों? तो जीएसटी की 5 दरें हैं। जीएसटी के प्रकार या भाग कितने हैं? तो 4 भाग हैं। ये आपको जानना जरूरी है दोस्तों। जीएसटी में कितने अंक होते हैं? जीएसटी में कितने अंक होते हैं मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे सिपाहियों, मेरे प्यारे सिपाहिनियों, मेरे लाला, मेरे बाबू? कितने नंबर होते हैं जीएसटी में? तो 15 नंबर होते हैं। कितने अंक होते हैं? तो 15 डिजिट होते हैं। कितने डिजिट होते हैं दोस्तों? तो 15 डिजिट होते हैं आपके 15। ठीक है, तो अब ये बताइए, जो पहले 2 अंक होते हैं वो किसको प्रदर्शित करते हैं? तो दोस्तों उस राज्य को प्रदर्शित करते हैं जहां पर रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण करवाया गया हो। उस राज्य को प्रदर्शित करते हैं जिस राज्य में रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण करवाया गया हो। आगे के पहले जो 2 अंक होते हैं, पहले जो 2 अंक होते हैं वो राज्य का क्या कराते हैं? वह राज्य का क्या कराते हैं? पंजीकरण संख्या दर्शाते हैं। उस राज्य का पंजीकरण संख्या दर्शाते हैं। और दोस्तों फिर क्या करते हैं? 14वां अंक जो होता है, 14वां अंक जो होता है वो हमेशा जेड होता है। हमेशा क्या होता है दोस्तों? जेड होता है। ये बदलता ही नहीं है। 14वां डिजिट जो होता है, 14वां अंक जो होता है दोस्तों, वह सभी जीएसटीओ में जितने भी जीएसटी नंबर होंगे, जितने भी जीएसटी नंबर लागू होंगे, सब में कैपिटल जेड होता है। 14वां अंक क्या होता है दोस्तों? तो कैपिटल जेड होता है। अब समझ में आपको आ गया? अगर समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, फिर उसके बाद जीएसटी का नारा। अगर जीएसटी का नारा पूछे दोस्तों, तो जीएसटी का नारा क्या होता है दोस्तों? तो एक देश एक कर, मतलब पूरे देश में एक ही कर लगे। कौन सा? जीएसटी। ठीक है, चलिए आगे चलें। तो एक देश एक कर। जीएसटी को क्रियान्वयन करने वाला, जीएसटी को क्रियान्वयन कौन करता है दोस्तों? तो जीएसटी परिषद करता है। कौन करता है? तो जीएसटी परिषद इसको करता है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों? तो इसके अध्यक्ष सेंट्रल वित्त मंत्री होते हैं। सेंट्रल वित्त मंत्री होते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री। ठीक है, इसके अध्यक्ष होते हैं। तो दोस्तों इतनी जानकारियां यदि आपको समझ में आ गई हैं तो आसानी से आपको यह समझ में आ जाएगा। शिक्षा पर कितने % का जीएसटी लगाया गया है यूपी में? 28%। सबसे ज्यादा। बताइए, शिक्षा पर कोई जीएसटी लगाता है? इस पर तो हम सरकार से असहमत हैं, सहमत नहीं है। क्यों नहीं सहमत है मेरे प्यारे मित्र? तो बताइए, शिक्षा जो कि निःशुल्क व अनिवार्य है, जो हमारे संविधान में वर्णित है, कितने अनुच्छेदों में? 3 जगहों पर वर्णित है मेरे प्यारे मित्र। एक तो 21A में, दूसरा आपके मौलिक अधिकार में, दूसरा आपके मौलिक अधिकार में जो 11वां मौलिक अधिकार है आपका, वह भी शिक्षा के बारे में ही बताता है। और तीसरा कहां पर है दोस्तों? तो तीसरा आपका 45 है, अनुच्छेद 45। यहाँ पर भी शिक्षा के बारे में बताया गया है कि शिक्षा बच्चों को निःशुल्क दी जानी चाहिए। लेकिन जब आप किताबों पर ही जीएसटी लगा रहे हो, शिक्षा पर जीएसटी लगा रहे हो दोस्तों, तो बताइए वह देश कहां जाएगा? तो इससे हम सरकार से असहमत हैं। भाई हमारी व्यक्तिगत राय ये है। बाकी आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट में छाप सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं और हम आपको तुरंत उसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो जीएसटी तो समाप्त हो गया दोस्तों। जीएसटी छोटी सी टॉपिक है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है, आपके पेपर में प्रश्न बनता है यहाँ से। ठीक है, चलिए आगे चलें। ये देखिए दोस्तों, मानवाधिकार। मानवाधिकार यानी कि इसे क्या कहते हैं दोस्तों? HR। क्या कहते हैं? HR, ह्यूमन राइट्स। क्या कहते हैं दोस्तों? ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स मतलब मानव अधिकार, मानवों का अधिकार दोस्तों।
जब से इंसान जन्म लेता है तब से उसे कुछ अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों संविधान में हमारे संविधान में इसीलिए मौलिक अधिकारों को रखा गया है, क्योंकि मानवों का कुछ अधिकार है जो कोई भी आपसे छीन नहीं सकता है। कुछ आपातकाल में तो क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों कुछ तो हमारे अधिकार हैं जो हमें मिलने चाहिए, जन्म से ही मिले होते हैं। तो उन्हीं अधिकारों के बारे में मानवाधिकार बताता है, उसी में हमारा जो मौलिक अधिकार है उन अधिकारों को बताता है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो आपके अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। और दोस्तों यदि बात करें कि संविधान के किस अनुच्छेद में है मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार आपके संविधान में 12 से 35 आर्टिकल में, 12 से 35 अनुच्छेद में रखा गया है। किस भाग में है? तो भाग 3 में रखा गया है। ठीक है, चलिए तो ये रहा संविधान से संबंधित। और बाकी आइए दोस्तों देखते हैं यूएन का मतलब दोस्तों यूनियन नेशन। यूनियन नेशन का मतलब संयुक्त राष्ट्र, यूनियन नेशन। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की 183वीं बैठक 10 दिसंबर 1848 को फ्रांस के पेरिस में हुई थी। उल्टा हो गया है, फ्रांस के पेरिस में हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी? तो फ्रांस के पेरिस में हुई थी, जहां पर यूडीएचआर का गठन किया गया। किसका गठन किया गया दोस्तों? तो यूडीएचआर का गठन किया गया, यानी कि यूनिवर्सल डी का मतलब क्या है? डिक्लेरेशन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स। ठीक है, ह्यूमन राइट्स का गठन किया गया है। अब जो गठन इसका किया गया दोस्तों, क्यों किया गया? तो मानवों को उसका अधिकार दिलाने के लिए किया गया। जो अभी मैंने कहा ना, जन्मजात कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं मानव को, तो उनके उस अधिकार को दिलाने के लिए ही इस यूडीएचआर का गठन किया गया। यूडीएचआर का गठन किया गया दोस्तों। कब किया गया यूडीएचआर का गठन? तो यह 10 दिसंबर 1948 को, जब यूएन की यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की, यूनियन नेशन की 183वीं बैठक की गई थी। कहाँ की गई थी? पेरिस, फ्रांस के पेरिस में की गई थी। ठीक है, चलिए तो दोस्तों इसमें कुल कितनी धाराएं हैं? तो इसमें कुल 30 धाराएं हैं। कितनी धाराएं दोस्तों? इसमें कुल 30 धाराएं हैं दोस्तों। कितनी धाराएं? 30 धाराएं हैं। और भारतीय संविधान में 12 से 35 ये बता चुके हैं दोस्तों। कहां से लिया गया है? यूडीएचआर यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में भी इसे रखा गया है। भारतीय संविधान में 12 से 35 अनुच्छेदों में इसे रखा गया है दोस्तों। किसको? मौलिक अधिकार को। HR यानी कि ह्यूमन राइट्स यानी कि मानवाधिकार। मानवाधिकार के जनक अगर पूछे तो कौन है मेरे प्यारे मित्र? तो मानवाधिकार के जनक रेने कॉसन है। कौन है दोस्तों? तो रेने कॉसन है। ठीक है, चलिए मानवाधिकार परिषद का गठन 15 मार्च 2006 को किया गया। ठीक है दोस्तों, मानवाधिकार परिषद का गठन कब किया गया? तो दोस्तों 15 मार्च 2006 को किया गया, जिसमें 47 सदस्य देश हैं। कितने सदस्य देश हैं दोस्तों? तो 47 सदस्य देश हैं। ये देखिए आगे लिखा भी गया है। तो कितने सदस्य देश हैं? 47 सदस्य देश हैं। ठीक है, चलिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय का गठन कब किया गया दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय का गठन कब किया गया? तो यह किया गया 20 दिसंबर 1993 को। कब किया गया दोस्तों? 20 दिसंबर 1993 को किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ गया है दोस्तों? कहाँ पर इसका गठन किया गया है? तो यह जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया है। कहाँ किया गया है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया है। क्या दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय। ठीक है, कब किया गया दोस्तों? तो 20 दिसंबर 1993 को। और यहीं पे ये बात किया जाए दोस्तों, किसकी बात किया जाए? यूडीएचआर का गठन कब किया गया? तो यह किया गया था आपके 10 दिसंबर 1948 को किया गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये जो
आपका मानवाधिकार परिषद का गठन किया गया है। मानवाधिकार परिषद का जब गठन किया गया है तभी यूडीएचआर को समाप्त कर दिया गया। यहीं पर यूडीएचआर को क्या कर दिया गया दोस्तों? समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त किया गया था? 15 मार्च 2006 को। क्यों कर दिया गया दोस्तों? उसी समय मानवाधिकार परिषद का गठन कर दिया गया। मानवाधिकार परिषद का गठन कर दिया गया, इसलिए यूडीएचआर को समाप्त कर दिया गया वहीं पर। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय कहां पर स्थापना की गई दोस्तों? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में की गई। स्विट्जरलैंड भी कह सकते हैं। 20 दिसंबर 1993 को। ठीक है। ये 2006 किसका याद आ रहा था? मानवाधिकार परिषद का। ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन, यानी कि राष्ट्रीय का मतलब क्या होता है दोस्तों? नेशनल मानवाधिकार का है NHRC, NHRC, NHRC। अभी कल बताए थे दोस्तों कि इसका टोल फ्री नंबर यानी कि हेल्पलाइन नंबर क्या होता है, तो ये आप कमेंट करके जरूर बताइए। कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। अभी कल ही बताए हैं कि कितना नंबर होता है मानवाधिकार परिषद का या आयोग का। राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद का गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया गया। कब किया गया दोस्तों? तो 12 अक्टूबर 1993 को, और 20 दिसंबर 1993 को किस कार्यालय का गठन किया गया? कार्यालय को की स्थापना की गई। और राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन, आयोग का गठन कब किया गया दोस्तों? तो यह किया गया 12 अक्टूबर 1993 को। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से जनक का याद कर लीजिएगा, और ये गठन मानवाधिकार परिषद का याद कर लीजिएगा, राष्ट्रीय का याद कर लीजिएगा। इससे ज्यादा तो कम ही उम्मीद है कि पूछेगा आपसे। बाकी जो नीचे है उसको देख लिया जाए दोस्तों। इस पर आधारित प्रश्न भी हैं दोस्तों, इस पर आधारित प्रश्न भी हैं, उनको भी हल करेंगे, बड़ा मजा आएगा दोस्तों और याद भी हो जाएगा। चलिए, तो उसके बाद क्या है दोस्तों? तो ये देखिए, प्रथम अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? रंगनाथ मिश्र थे। कौन थे? तो रंगनाथ मिश्र थे। वर्तमान कौन है दोस्तों? वर्तमान अध्यक्ष कौन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के? तो वह है अरुण कुमार मिश्र। कौन है दोस्तों? अरुण कुमार मिश्र हैं। ठीक है। उसके बाद जिसमें दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने अध्याय हैं दोस्तों? तो उसमें आपके 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। और कितनी धाराएं हैं? 30 धाराएं हैं। ठीक है। 30 धाराएं हैं, 8 अध्याय हैं। चलिए आगे चले, तो आगे देख लीजिए मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे सिपाहियों, देख लीजिए क्या है। मानवाधिकार आयोग के सभी, मानवाधिकार आयोग के सभी कार्यों का वर्णन, सभी कार्यों का, मानवाधिकार आयोग के सभी कार्यों का वर्णन धारा 12 में किया गया है। धारा संख्या 12 में क्या किया गया है दोस्तों? मानवाधिकार आयोग के सभी कार्यों का उल्लेख किया गया है। ठीक है। किस धारा में? तो 12वें में किया गया है। सदस्य संख्या कितनी है दोस्तों? तो कुल सदस्य संख्या कितनी है? 13। कुल सदस्य संख्या कितनी है मेरे प्यारे मित्र? तो 13। अब 13 में देख लेंगे तो कैसे है? 1 + 5 + 7, 1 + 5 + 7। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? तो एक अध्यक्ष होता है। एक क्या होता है दोस्तों? अध्यक्ष होता है। एक अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? अध्यक्ष कौन होता है मेरे प्यारे मित्रों? तो अध्यक्ष होते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं दोस्तों, वही क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। किसके? तो मानवाधिकार आयोग के, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे दोस्तों? तो या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होंगे। इनकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों? तो नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उसके बाद क्या होते हैं दोस्तों? 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं।
5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। किसके? तो ये राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद के या आयोग के पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, जिसमें मेरे प्यारे मित्रों, जिसमें एक महिला का होना अनिवार्य होता है, जिसमें एक महिला का होना, महिला सदस्य का होना अनिवार्य होता है, अनिवार्य रूप से। ठीक है, अनिवार्य होता है किसका? तो एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य होता है, किसमें? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में। ठीक है दोस्तों, और ये 7 क्या होते हैं मेरे प्यारे मित्र? तो 7 होते हैं आपके पदेन सदस्य, पदेन सदस्य होते हैं। तो इस तरह से आपके 13 सदस्य हो गए। तो पहला न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो इसके अध्यक्ष कहे जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। फिर दोस्तों 5 क्या होते हैं? पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। 7 क्या होते हैं? तो पदेन सदस्य होते हैं, और जिसमें ये पूर्णकालिक सदस्यों में एक महिला का होना, एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य होता है। ठीक है, और अब बताइए दोस्तों, इनका कार्यकाल कितना होना चाहिए? तो कार्यकाल दोस्तों या तो 3 वर्ष होता है या फिर 70 वर्ष की आयु, जो इसमें से पहले पूरा हो जाए, जो इसमें से पहले पूरा हो जाए दोस्तों, वही मान्य होता है। चाहे आपको 3 वर्ष तक कार्यकाल पूरा हो जाए, चाहे आपका 70 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाए, तब आपको ये पद छोड़ना पड़ता है। ठीक है, और दोस्तों पद छोड़ने की बात करें तो इनको पद मुक्त कैसे किया जा सकता है दोस्तों? पद मुक्त कैसे किया जाता है, या पद से मुक्ति यानी कि वहां से हटाया कैसे जाता है दोस्तों? तो इसमें 2 प्रकार हैं दोस्तों। 2 प्रकार से आपके राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद के सदस्यों को हटाया जा सकता है। एक होता है आपका अविश्वास पारित कर देना। क्या करना? अविश्वास पारित कर देना। अविश्वास पारित करने का मतलब क्या हो गया दोस्तों? तो इसमें कार्य में असमर्थ करना, कार्य में असमर्थता दिखा देना, कार्य में असमर्थता दिखा देना। कार्य में यदि आप असमर्थ हैं तो हटाएगा कौन? तो अध्यक्ष की यानी कि सदस्यों की अनुशंसा पर, सदस्यों की अनुशंसा पर हटाते कौन है दोस्तों? तो हटाते भी राष्ट्रपति हैं और नियुक्त भी राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है दोस्तों? तो दूसरा होता है कदाचार। दूसरा क्या होता है दोस्तों? कदाचार। यदि आपका व्यवहार सही नहीं है, आप क्या है, आपका जो व्यवहार है वह सदाचारी नहीं है, कदाचारी है, तब आपको हटा दिया जा सकता है आपके किससे? ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पद सदस्य पद से हटा दिया जाता है दोस्तों। तो यहाँ तक आपको आशा करते हैं समझ में आ गया होगा दोस्तों मानवाधिकार परिषद। यदि समझ में आ गया है दोस्तों तो आगे चलते हैं। आगे भी अभी है उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार परिषद का गठन कब किया गया? अभी तो ये क्या था, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद की बात कर रहे थे। अब देखिए बात करते हैं, किसकी बात करें दोस्तों? तो अब बात करेंगे आपके उत्तर प्रदेश मानवाधिकार परिषद की, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार परिषद की। इसका गठन कब किया गया मेरे प्यारे मित्र? तो इसका गठन किया गया 7 अक्टूबर 2002 को, 7 अक्टूबर 2002 को इसका गठन किया गया। इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, इसकी स्थापना की गई है। मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो मुख्यालय आपके लखनऊ में है। और सदस्य संख्या कितनी है मेरे प्यारे मित्र? तो सदस्य संख्या 3 है, और इसमें जो सदस्य संख्या है वह 1+2 के माध्यम से है। क्या है दोस्तों? 1+2 मतलब एक अध्यक्ष होगा। एक क्या होगा दोस्तों? तो एक अध्यक्ष होगा, 2 विशेषज्ञ होंगे। 2 क्या होंगे? विशेषज्ञ होंगे। ठीक है दोस्तों, अब जो अध्यक्ष होता है वह सुप्रीम कोर्ट का, उसमें नेशनल में सुप्रीम कोर्ट था, लेकिन जब यूपी की बात आ जाएगी तो हाई कोर्ट क्या होगा? हाई कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश होंगे, जो इसके क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। और इनकी नियुक्ति कौन करेगा दोस्तों? तो इनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं मेरे प्यारे मित्र? तो राज्यपाल करते हैं इनकी नियुक्ति। ठीक है, चलिए आगे चले दोस्तों। तो इनका भी कार्यकाल कितना होता है मेरे प्यारे मित्र? तो इनका भी कार्यकाल वही होता है। कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल इनका भी वही होता है दोस्तों, या तो 3 वर्ष हो जाए, या तो आपका 70 वर्ष पूरा हो जाए, या
तो 3 वर्ष हो जाए या तो 70 वर्ष पूरा हो जाए, दोनों में से जो भी पूरा हो जाए उसी पर आपको पद से मुक्त कर दिया जाएगा। और पद से मुक्त करने के लिए, पद से मुक्त करने के लिए, कार्यभार से आपको हटाने के लिए 2 प्रकार इसमें भी लागू होते हैं दोस्तों। वही 2 प्रकार लागू होते हैं जो आपके राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद के होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद के जो कार्यकाल होते हैं वही कार्यकाल इसमें भी होते हैं। पद मुक्त से प्रक्रिया जो होती है वही इसमें भी होती है। 2 प्रक्रिया, एक कौन सी प्रक्रिया थी दोस्तों? कार्य में असमर्थता दिखा दीजिए उनके, या तो कदाचार दिखा दीजिए, दोनों में से कोई दिखा देंगे, पद से मुक्त कर दिया जाता है। हटाता कौन है पद से? तो राज्यपाल हटाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद में कौन हटाता है? राष्ट्रपति हटाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपका मानवाधिकार परिषद यानी कि मानव अधिकार समाप्त हो गया दोस्तों। यहाँ से इसके बाद आपके प्रश्न रखे गए हैं। इसके बाद आपके क्या रखे गए हैं दोस्तों? प्रश्न रखे गए हैं। प्रश्न को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं दोस्तों, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में हम फोन लिए नहीं थे, कमेंट आपका सीन नहीं कर रहे थे और उसमें मैसेज आ रहा था कि सर जी थोड़ा सा जूम कर दीजिए पीपीटी। ठीक है, माफ कीजिएगा, उस दिन हम फोन नहीं लिए थे। आज हम पहले से ही इसको बड़ा कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है दोस्तों। मानवाधिकार के जनक कौन है? HR ह्यूमन राइट्स के जनक कौन है? अभी अभी बताकर निकले हैं दोस्तों कि मानवाधिकार के कौन है। रेने कॉसन है। अरुण कुमार मिश्र वर्तमान के हैं दोस्तों। अरुण कुमार मिश्र राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद के सदस्य हैं। ठीक है, मानवाधिकार परिषद के वर्तमान सदस्य हैं। प्रथम सदस्य कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो प्रथम अध्यक्ष आपके राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद के कौन थे? रंगनाथ मिश्र। और ये कहाँ के हैं दोस्तों? ये यूपी के राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष हैं दोस्तों। कौन? तो बालाकृष्णा। अच्छा, वहां पे नहीं बताए हैं दोस्तों अध्यक्ष, तो यहाँ जान लीजिए यूपी के राज्य मानवाधिकार के परिषद मानवाधिकार परिषद या आयोग की बात करें, अध्यक्ष हैं वर्तमान में। कौन है दोस्तों? तो यह आपके कौन है? तो यह बालाकृष्णा है। तो अब इसमें राइट आंसर कौन सा होगा आपका दोस्तों? तो राइट आंसर आपका हो गया रेने कॉसन। ठीक है, रेने कॉसन हो गए। चलिए आगे चलें। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? UDHR का गठन कब कर दिया गया? कब किया गया दोस्तों? तो UDHR का गठन कब बैठक हुई थी इसकी? 10 दिसंबर को ना? हाँ, 10 दिसंबर 1948 को बैठक हुई थी और UDHR का गठन किया गया। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स का गठन कर दिया गया ताकि वह अपने मानवों के अधिकार का क्या कर सके? व्याख्या कर सके, उल्लेख कर सके, उनको दिलाने में मदद कर सके। ठीक है, चलिए आगे चलें दोस्तों। तो अब बताइए इसको समाप्त कब किया गया था? इसको समाप्त 15 मार्च कब किया गया था दोस्तों? तो 15 मार्च को किया गया था। ठीक है, 15 मार्च को किया गया था। 15 मार्च 2006 को 15 मार्च 2006 को किया गया था। ठीक है, UDHR का समाप्त कब किया गया दोस्तों? 15 मार्च 2006 को किया गया था। ठीक है, और ये राइट आंसर आपका है। और 1 मिनट, थोड़ा सा हमारे दिमाग में कंफ्यूजन क्यों आ रहा है कि UDHR को समाप्त कब किया गया था? तो UDHR ठीक है दोस्तों, सही है, गलत नहीं है। चलिए, तो ये रहा आपका। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो गया। उसके बाद 20 दिसंबर 1993 को क्या हुआ था दोस्तों? 20 दिसंबर 1993 को क्या किया गया था? 20 दिसंबर 1993 को क्या किया गया था? जरा जल्दी बताइए तो। 7 अक्टूबर को क्या किया गया था? 12 अक्टूबर को क्या किया गया था? तो दोस्तों 12 अक्टूबर को नेशनल यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद का गठन किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद का गठन, आयोग का गठन किया गया था। और इस दिन को कार्यालय का क्या किया गया था? कार्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है,
कार्यालय की मानवाधिकार परिषद की कार्यालय की संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय का क्या किया गया था, तो गठन किया गया था। फिर 7 को यूपी में राज्य मानवाधिकार परिषद का गठन किया गया था 7 अक्टूबर 2002 को। दोस्तों इतने मजे से पढ़ते चलिए कि आपका कंठस्थ हो जाए, इतने मजे से पढ़ते चलिए दोस्तों कि आपका कंठस्थ हो जाए। 1 से 2 बार वीडियो देख लेंगे, दोबारा आपको फिर से बाद में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो कहाँ है दोस्तों, ये लखनऊ में है। कहाँ है दोस्तों, लखनऊ में है। जिनेवा में क्या है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का क्या है, कार्यालय है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का क्या है दोस्तों, तो कार्यालय है। ठीक है, ये कार्यालय है दोस्तों। जिनेवा कहाँ है दोस्तों, स्विट्जरलैंड में। जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड, ये देखिए। ठीक है, चलिए, बहुत सही से इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए, यूएसए में क्या है दोस्तों, यूएसए से क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार लिए गए हैं, मौलिक अधिकार लिए गए हैं। चलिए, जब भी लिखेंगे अच्छे से लिखेंगे, खराब अब नहीं लिखेंगे, माफ कीजिएगा। चलिए आगे चलें। इसका राइट आंसर क्या था, लखनऊ, पहला वाला ही आंसर इसका सही था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था, अब बताइए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था मेरे प्यारे मित्र, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद का गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था, 12 अक्टूबर 1993 को। यूपी में राज्य मानवाधिकार परिषद का गठन कब हुआ था, तो इस डेट को हुआ था। जो यूडीएचआर का गठन कब किया गया था, यूडीएचआर का गठन कब किया गया था मेरे प्यारे मित्र, तो 10 दिसंबर 1948 को। अब इसके बाद 20 दिसंबर 1993 को क्या किया गया था, ये आप कमेंट करके बताइए, जल्दी कमेंट कीजिए, कमेंट को भर दीजिए दोस्तों, कमेंट सेक्शन को भर दीजिए। चलिए आगे चलें दोस्तों, तो आगे क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सदस्य संख्या कितनी है मेरे प्यारे मित्र, तो सदस्य संख्या पूछ रहा है, सदस्य देश की संख्या नहीं पूछ रहा है, सदस्य संख्या पूछ रहा है। सदस्य संख्या कितनी है दोस्तों, 13। 1 + 5 + 7 की बात की गई है, 1 + 5 + 7 की बात की गई है दोस्तों। 3 कहाँ की है सदस्य संख्या, तो यूपी की है, यूपी राज्य मानवाधिकार की सदस्य संख्या है दोस्तों। उसके बाद 47 क्या है दोस्तों, 47 सदस्य देश हैं, 47 सदस्य देश हैं दोस्तों, इतने सदस्य देश हैं। और बताइए दोस्तों, तो और ये जो 30 है दोस्तों क्या है, तो 30 धाराएं हैं, 8 अध्याय हैं, 30 धाराएं हैं, 8 अध्याय हैं। और क्या है मेरे प्यारे मित्र, तो ये जो मानवाधिकार परिषद है, जब मानवाधिकार परिषद यानी कि यूडीएचआर की बात की गई थी, तब 2 भाषाओं में इनको लाया गया था दोस्तों। एक तो आपका इंग्लिश था, और दूसरी भाषा कौन सी थी दोस्तों, दूसरी भाषा आपकी फ्रेंच थी। ठीक है, 2 भाषाओं में लाया गया था ये आपका जो यूडीएचआर था, जो मानवाधिकार परिषद था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 2 ही भाषाओं में इनको लाया गया था, इनका वर्णन किया गया था। लेकिन वर्तमान में कितनी भाषाएं हो गई हैं दोस्तों, तो वर्तमान में सबसे ज्यादा भाषाओं में अनुवाद किया गया है। कितनी भाषाएं, 555 भाषाओं में इसका अनुवाद कर दिया गया है दोस्तों, 555 भाषाओं में इसका अनुवाद कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमें लगता है कि अब प्रश्न समाप्त हो चुके होंगे, और जितनी जानकारियां थी दोस्तों, जितनी भी जानकारियां थी जीएसटी के बारे में, जितनी भी जानकारियां थी मानवाधिकार परिषद के बारे में, मानवाधिकार के बारे में दोस्तों, तो सारी हमने आपको बता दी है। इसमें से आपका 2 से 3 नंबर पक्का हो जाएगा दोस्तों। कितने नंबर, तो 2 से 3 नंबर पक्का हो जाएगा आपका, 2 से 3 प्रश्न पक्का हो जाएगा। नंबर तो आप उसी पर 2 गुना कर लीजिए, आपका नंबर भी बन जाएगा दोस्तों, इतना कंफर्म हो जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और पसंद आया है तो कमेंट भी अवश्य ही कीजिए, कमेंट भी जरूर कीजिए दोस्तों। बड़ी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों,